यस, आज हम स्टार्ट करेंगे विद टाइप ऑफ अकाउंट्स। आपकी कोई प्रीवियस क्लासेस में अगर डिफिकल्टीज हो तो हम मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, बताइए। या शुड वी प्रोसीड फर्दर? सेल रिटर्न कब करेंगे? आप तो करेंगे नहीं। देखिए, अगर आप खुद सेलर हैं तो आप देखिए, कस्टमर आपके अकाउंट को पहले हम उसको कवर कर लेते हैं। अगर आपकी डिफिकल्टीज है तो दैट वी शुड कवर राइट नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। देखिए, आपके दो पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई थी कि परचेज रिटर्न आपकी कब होगी, जब आपका आप माल वापसी क्यों करेंगे, कॉमन सेंस लगा बताइए भाई। अगर मैंने जिस रेट में मैंने एग्रीमेंट किया था, आपके क्या सकते हैं, रेट डिफरेंस आ सकते हैं आपके। आपकी जो है क्वांटिटी डिफरेंस आ सकते हैं आपके। क्वालिटी डिफरेंस आ सकते हैं। और बताइए, कलर, यहां तक कि शेड में भी अगर आपका डिफरेंस आ रहा है तो दैट कुड बी रीजन, क्योंकि जहां पर शेड का जब मैटर करता है, अगर इंपॉर्टेंट आपके लिए है तो वहां मैटर करेगा, और वो आपका एक रीजन हो सकता है कि आपने जो सामान आपने मंगाया, जिस शेड का आपने मंगाया वो शेड का नहीं आया, तो आप वापसी कर सकते हैं। साइज, क्वालिटी, इस कोई भी रीजन आपका हो सकता है। ये आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, आपका कोई डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है ना, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो आप क्या करेंगे, ठीक है, आपस में कोई बात हो गई, झगड़ा हो गया, तो इस केस में भी आप क्या करेंगे कि आपका जो सामान है उसको आप वापसी कर देंगे। ठीक है भाई, बोलचाल ही खराब होगी तो फिर आप बिजनेस आप नहीं कर पाएंगे। टर्म्स एंड कंडीशन में कोई वेरिएशन आता है तो भी आपको, उसके अलावा आपका जो पेमेंट टर्म्स है, जैसे इसी के अंदर मैं कवर कर लेता हूँ। ऑल्दो दिस पॉइंट इज इंक्लूडेड इन टर्म्स एंड कंडीशन, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए, आपका टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर और भी कंडीशन आ सकती है, बट पेमेंट टर्म्स मींस ओनली पेमेंट टर्म्स। यस, देयर में भी डिफरेंस ऑन बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंसेस। इस वजह से जो है आप जो अपने माल जो है वापसी, जो आपने खरीदा हुआ है उसको आप वापसी कर सकते हैं। इसी तरह से जो यस सिमिलरली यहां आप माल वापसी कर रहे हैं, उधर सेल रिटर्न में कस्टमर में माल वापसी कर रहा है, ठीक है। तो इन रीजंस को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कस्टमर आपको माल वापसी कर रहा है तो दैट मे बी ऑन अकाउंट ऑफ दीज रीजंस। यस, और बताइए। यस, बताइए, नोट कीजिए। देखिए, आपकी जो इनकम आ सकती है, ये क्वेश्चन आपसे भी पूछने वाला हूं। इनकम ऑन अकाउंट ऑफ डिस्काउंट, जिसे हम
ठीक है। डिस्काउंट अगर आपको मिल रहा है, कैश डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट बताइए इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? यस, ट्रेड डिस्काउंट आप शो नहीं करते। सॉरी, ट्रेड डिस्काउंट आपका बिल में से लेस होते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, परचेज ऑफ बिजनेस फंड्स एंड यूज फॉर ओनली बिजनेस पर्पसेस। अगर आपकी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि आपने करंट अकाउंट से ही पेमेंट की है और उसको बिजनेस ऑफ फंड्स, जैसे आपने कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपने कर दी, आपकी एफडी है, वो अपने बिजनेस के फंड से किया है, फॉर दैट कि आपने कंटीजेंसी अपने एक फंड क्रिएट कर दिया कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप अपना फंड जो है निकाल के बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट इज उसमें मुझे इनकम आती है, तो दैट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ माई इनकम आउट ऑफ माई बिजनेस एक्टिविटी। एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आपकी होती है, वो आपकी इनकम अकाउंट होगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट्स हेल्ड इन द नेम ऑफ बिजनेस, अगर आपको कोई डिपॉजिट पे आपको कोई इनकम आपको आ रही है तो वो बिजनेस की इनकम का ही पार्ट होगी और उसको मुझे क्रेडिट करना है। रेंटल इनकम इफ दैट इज ए बिजनेस ऑफ द एसएससी, आपको आपका काम ही यही है कि मुझे जो इनकम आती है दैट्स आई एम हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो रेंटल इनकम, उसको रेंटल इनकम को करने के लिए, अचीव करने के लिए मैं कुछ खर्चे भी करता हूँ। आई हैव मेंटेन ए, भी मैंने स्टाफ, अपना स्टाफ भी रखा हुआ उस काम को मेंटेन करने के लिए, तो दैट शैल बी इंक्लूडेड इन माय अदर इनकम, दैट इज माय इनकम, बिजनेस इनकम शैल बी ट्रीटेड। और बताइए कोई डाउट हो तो? ठीक, देखिए अच्छी बात है ये, अगर आप इसको सेल्फ स्टडी करेंगे तो देयर मे बी सम डिफिकल्टीज व्हिच मे अराइज व्हाइल यू आर स्टडीइंग। तो डाउट आके मुझसे पूछिए, आई शैल क्लैरिफाई ऑल द डाउट्स विदाउट एनी डिफिकल्टी। यस, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द टाइप ऑफ अकाउंट्स, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, बताइए इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन आपकी हो। देखिए ये दोनों बढ़ेंगे तो मुझे इसको डेबिट करना है, कम होगा तो क्रेडिट करना है। वन सिंपल फंडा इन समराइज में ना कि आप की जो एक्सपेंस है, आपके जो एसेट्स हैं, बढ़ते हैं तो डेबिट, घटते हैं तो क्रेडिट। और कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी का तीनों का नेचर बिल्कुल एक जैसा ही है कि बढ़ते हैं तो क्रेडिट और घटते हैं तो डेबिट। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम ये समझेंगे हमारी सब चीजें क्या चीज है। ठीक है, नोट कर लिया अपनी? वो सिचुएशन हम स्टडी करेंगे। देखिए इनको जो लिखने का तरीका है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट पांचों अकाउंट्स में एक जैसा ही है। यहाँ आपका डेबिट आता है, यहाँ आपका क्रेडिट आता है। यस, अब बताइए इसमें एक्सपेंस की जब हम बात करते हैं, दैट इज द टी फॉर्म ऑफ राइटिंग एवरी अकाउंट। तो मैं इसको चेंज करूं, मैं इसको यहाँ ये सब आपको मैसेज करना था कि टी फॉर्म में हमारे अकाउंट कैसे होते हैं। यस, अब मैं बात करूंगा अबाउट दी एक्सपेंस।
बताइए एक्सपेंस हम किसको कहते हैं? और उसको हम अपनी बुक्स में जब मैं बात करता हूँ कि मैंने कह रहा कि एक्सपेंस बढ़ता है, तो एक्सपेंस कैसे बढ़ता है मेरा? दैट इज द टाइप ऑफ अकाउंट। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि एक्सपेंस बढ़ता कैसे? नहीं, ज्यादा कंजम्पशन नहीं। देखिए इसके दो बेसिस है। एक्सपेंस को हम अपनी बुक्स में तब रिकॉग्नाइज करते हैं व्हेन इट इज एक्चुअली पेड, और बता सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है जो मैंने लिखा है यहाँ पर? और पेड प्लस पेबल, देखिए दोनों में आप फर्क समझिए कि अगर इसको हम, ये है मेरा कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और ये है मेरा पेड प्लस पेबल इज यस एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये जो मेरा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, पहले तब ये देखें, क्योंकि देखिए एक्सपेंस की जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, मैं आपको रीजन अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पेड में देखिए, पेड सिस्टम अकाउंटिंग जब हम करते हैं, कैश सिस्टम अकाउंटिंग जब करते हैं, तो एक्सपेंस को हम तब रिकॉग्नाइज करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जब वो एक्चुअली पे होता है, इरेस्पेक्टिव of the period to which it relates। देखिए अब आपको क्लियर हो जाएगा कि कैश सिस्टम अकाउंटिंग में हम एक्सपेंस को हम तब रिकॉग्नाइज करते हैं जब वो एक्चुअली पे होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ टू विच इट रिलेट्स। आपका इसको पीरियड से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है, आपका जो लिंक है वो है डेट ऑफ पेमेंट से। मान लीजिए यस, इसको अभी आप इसको और नोट करते हैं, ये आपने नोट कर लिया। आप अभी हम कैश और एक्रूअल सिस्टम को दोनों को अलग अलग रिकॉग्नाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, सो दैट यू मे रिकॉग्नाइज दैट व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम अकाउंटिंग वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन। यस, एक एम्प्लॉई है जिसने आपकी फॉर ऑफिस को ज्वाइन किया ऑन 1/4/19 को, ठीक है, तो कब करेंगे आप इसको पेमेंट कब करेंगे? सैलरी इसकी ऑब्वियस आप 7, ठीक है, तो मार्च मंथ की जो सैलरी है आप 7/4/2020 को देंगे, ठीक, तो आपकी बताइए इस 2019-20 के अंदर लेट्स सी ही हैज जॉइन सैलरी ऑफ ₹20,000। 2019-20 के अंदर आपने कितनी पेमेंट्स की है? 20,000 तो आपने पे की, इनटू नंबर ऑफ मंथ भी तो करेंगे, नंबर ऑफ मंथ। बताइए अगर मैं कैश सिस्टम फॉलो कर रहा हूं तो की बात कर रहा हूं मैं, बताइए 20,000 इंटू नंबर ऑफ मंथ, ये बताइए नंबर ऑफ मंथ कितने आएंगे इसके अंदर? 12 नहीं आएंगे, आपके 11 आएंगे, क्योंकि ये जो पेमेंट है आपने मार्च की पेमेंट की आपने 7/4/2020 को की है। ये देखिए यही डिफरेंस आपको यहां पर ही आपके आएंगे 11। आपका जो सैलरी का एक्सपेंसेस है, अगर कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो ये आएगा 2,20,000, ठीक है, नोट कर लिया अपनी एग्जाम्पल। देखिए चेक कीजिएगा कहां पर हमें कैश सिस्टम फॉलो करना है, कहां पर हमें एक्रूअल सिस्टम फॉलो करना है, और इन दोनों सिस्टम में से कौन सा बेटर है
ये हम आज की क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, दैट रिक्वायर्स सेपरेट नॉलेज। उसके लिए आपको इन डेप्थ स्टडी की जरूरत पड़ेगी कि मुझे कौन सा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आपको रखना चाहिए, तो दैट वी शुड डिस्कस इन ए सेपरेट क्लास। लेकिन आपकी जो जानकारी है उसके लिए बता दूं कि यहाँ पर देखिए हमने पेमेंट जो की है, हम सैलरी में एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, वो 2 लाख विजर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यही सिस्टम आप कर रहे हैं एक्रूल पर, ये आप कर रहे हैं एक्रूल, भाई देखिए मैंने बताया ना कि जैसे मैंने आपको इसी एग्जांपल में लिया आपको कि 20,000 की अगर हमने पेमेंट की है तो दैट वी हैड पेड फॉर ओनली 11 मंथ, तो वी शैल टेक इनटू अकाउंट द एक्सपेंडिचर ऑफ 2,20,000 इन सैलरी अकाउंट। अब बताइए डाउट कहां पर? मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि आपने 1/4/2019 से 31/3/2020 आपने पूरे साल के अंदर अपने 11 महीने की पेमेंट तो की होगी। जो 12 मंथ की पेमेंट है वो तो आपने अप्रैल में की, ठीक है ना। तो वो पेमेंट कहाँ की आपने, अगर मैं कैश सिस्टम अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूं तो। लेकिन मेरी सोच ये है, मैंने आपको था ना कि कैश सिस्टम मुझे कब रखना है, एक्रूल सिस्टम मुझे कब रखना है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस टुडे, दैट शैल बी डिस्कस इन अ सेपरेट क्लास, ठीक है ना। आज की क्लास का इशू हमारा ये नहीं है, आज हम टाइप ऑफ अकाउंट पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हम कैसे करेंगे। अब मान लीजिए मेरा ये एक्रूल सिस्टम अकाउंटिंग होता तो, और वैसे आपकी जो पेमेंट जाएंगी यहाँ पर, आपका जो कैश पेड जाएगा वो बताइए कितना होगा। पेमेंट तो आप 2,20,000 भी करेंगे इस साल, कैश तो आपका जो जाएगा वो 2,20,000 ही जाएगा। लेकिन अगर मैं एक्रूल फॉलो कर रहा हूं, तो बताइए मुझे एक एडिशनल एंट्री पास करनी पड़ेगी, वो क्या चीज? यस, एक्रूल में देखिए मैंने कहा ना कि एक्रूल सिस्टम के अंदर में क्या आ रहा है, पेड प्लस पेबल दोनों चीजें आ रही है। यस, मैं एंट्री पास करूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट, टू एक्सपेंस पेबल, यस सैलरी पेबल, दोनों एक ही चीज है। बताइए इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, इस एंट्री से क्या फर्क पड़ने वाला है? पहले मुझे इस साल के प्रॉफिट लॉस पे असर बताइए कि इस साल के प्रॉफिट लॉस पे मुझे क्या असर पड़ने वाला है, रिकॉग्नाइज हो जाएगा। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप एक्रूल सिस्टम अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो आप देखिए कैश सिस्टम मेरा क्या एक्सपेंस कितना था सैलरी का, वो था 2,20,000, और एक्रूल में ये होगी 2,40,000। तो मान लीजिए आप एक खुश हो जाइए बात को कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मान लीजिए 100 एम्प्लॉइज है, ठीक है। 20,000 अगर मेरी एक एम्प्लॉय की सैलरी में फर्क आता है, खर्चों का फर्क आता है, तो अगर 100 एम्प्लॉय तो कितना फर्क आ जाएगा? ठीक, 20 लाख का एक्सपेंस का डिफरेंस आ जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन फॉलोइंग ऑफ डिफरेंट मेथड। सिर्फ एक एक्सपेंस की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए अगर मुझे इतना डिफरेंस आता है तो क्या ये जरूरी कि मैं पहले सिलेक्शन करूं कि मुझे कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, ठीक है। तभी आपको कह रहा हूं कि ये जब हम जो मेथड ऑफ सिलेक्शन करेंगे इसके लिए आपको मैं सेपरेट क्लास में बताऊंगा कि हमने कैश सिस्टम अकाउंटिंग फॉलो करना है या मार्केट सिस्टम अकाउंटिंग फॉलो करना है,
क्योंकि इसकी जो टैक्स इम्प्लीकेशन है आप जज कर पा रहे हैं कि सिर्फ एक एम्प्लॉय की सैलरी से इतना फर्क आ रहा है। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, उसमें 100 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उसमें 20 लाख का डिफरेंस आता है सिर्फ एक हेड के अंदर। तो बताइए, अगर मैं सभी हेड्स में अगर सिस्टम अकाउंटिंग फॉलो करूंगा तो कौन सा सिस्टम अकाउंटिंग फॉलो करना चाहिए, दैट रिक्वायर इन डेप्थ कंसिडरेशन व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन टुडे क्लास। यही से बंदा लगा सकते हैं कि, लेकिन एक बात तो पक्की होगी कि इसमें आपको सिस्टम अकाउंटिंग जो है यू हैव टू टेक इन कंसिडरेशन बिफोर एंटरिंग एनी एक्सपेंस। ठीक है, यस मैंने आपको कहा कि आपका जो कैश एक्सपेंस है, तो देखिए इसमें फर्स्ट मेरी कंसिडरेशन क्या होगी, एक्सपेंस अकाउंट के अंदर माय फर्स्ट कंसिडरेशन इज सिस्टम अकाउंटिंग। ठीक है, और बताइए मैं इसको डेबिट कैसे करूंगा और क्रेडिट कैसे करूंगा, क्योंकि मैंने अकाउंट्स की बात की आपको, टी फॉर्म में कोई नहीं अकाउंट्स का, तो अगर मेरे एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट करता हूं, एक्सपेंस कम होते हैं तो उसको मैं क्रेडिट करता हूं। बताइए मैं इसको डेबिट कैसे करूंगा और क्रेडिट कैसे करूंगा। देखिए एक्सपेंस मैंने बताया ना, या तो पेड बेसिस से हम इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, या फिर पेड और पेबल दोनों में से हम जो भी बेसिस हम अकाउंटिंग ठीक रखेंगे। तो और दूसरी बात मैं नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करूंगा कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। क्या नॉमिनल अकाउंट के अंदर अब मुझे जब मुझे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस करना है, तो लेकिन अकाउंट से ये टी फॉर्म जो अकाउंट है ये तो ये कह रहे हैं कि आप एक्सपेंस को क्रेडिट भी कर सकते हैं। बताइए एक्सपेंस को आप क्रेडिट कैसे करेंगे। यस, इन व्हाट मैनर यू कैन क्रेडिट योर एक्सपेंसेस, अभी तक तो आपने पढ़ा नहीं है कहीं। डबल पेमेंट कैसे हो सकती है, यानी कि आपने 2 बार पे कर दिया, ठीक है, लेकिन उसको आप क्या करेंगे, यस जैसे आपने पे ट्वाइस कर दिया, आपने एक्सपेंस अकाउंट डेबिट आपने 2 बार एंट्री पास कर दी टू कैश लेट्स से 15,000, और दोबारा अगर पास करेंगे तो फिर आपने मिस्टेक कर दी, देन यू कैन इसको आप रिवर्स कर देंगे, रिवर्स इज एन एंट्री। और बताइए कैसे करेंगे। आपने जो गारंटी पास की थी उसको आप रिवर्स कर देंगे, ठीक है, यानी कि आप इस तरह से आप कर सकते हैं। और बताइए, चलिए कोई बात नहीं, आपको क्लियर नहीं हो रहा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा। मान लीजिए मैंने क्या किया, 1/2/2020 को मैंने एक इंश्योरेंस कवर लिया 12,000 का, ठीक है, एंट्री बॉक्स में क्या पास करूंगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस का मैंने रूल अप्लाई किया, मैंने सभी खर्चा डेबिट कर दिया, और कैश मेरे पास से जा रहा है, कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब बताइए क्या मिस्टेक हुई है। यस, मिस्टेक आइडेंटिफाई कीजिएगा, इस गारंटी के अंदर एक मिस्टेक हो गई। कैश तो आपका नहीं, देखिए अभी मैं आपको अकाउंट्स की क्लास में करा रहा हूँ, मैं आपको लीगल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स आई शैल नॉट डिस्कस इट थॉरली, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको
इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस ही है। नहीं नहीं नहीं, कैपिटल में नहीं आएगा। जो अगर मान लीजिए बिजनेस का इंश्योरेंस कर रहा हूँ तो दैट शैल बी एन एक्सपेंस, बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो जाएगा कि नहीं होगा। लेकिन फिर भी मुझसे एक मिस्टेक होगी, कैश तो मेरा 12,000 ही जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं अभी आपको जानबूझ के आपको डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे आपको अकाउंटिंग बेस डेवलप करना है। मुझे अभी आपको टैक्सेशन का बेस डेवलप नहीं करा। अगर आपकी अकाउंटिंग ठीक हो जाएगी तभी आप इनकम टैक्स को मूव कर पाएंगे, अदरवाइज आप मूव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इनकम टैक्स के फॉर्म्स में आपको बैलेंस शीट बनानी होती है, यू हैव टू फिल द बैलेंस शीट इन एवरी फॉर्म। तो बिना उस बैलेंस शीट को, जब तक आपका अकाउंट्स का बेस सॉलिड नहीं है, आप बैलेंस शीट नहीं बना सकते। इवन यू कैन नॉट पास द जर्नल एंट्री। जैसे आप देख रहे हैं हमने जर्नल एंट्री पास कर दी है, बट स्टिल देयर इज अ मिस्टेक इन जर्नल एंट्री। बताइए क्या मिस्टेक है इसके अंदर। नहीं, देखिए मैंने आपको इंश्योरेंस कवर लिया, मैंने अपने पूरे 12 महीनों के लिए, ठीक है ना। जब मैंने 12 महीनों के लिए एक्सपेंस कवर लिया है इसको, और एक एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट ऑफ मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। इसको मैचिंग कंसेप्ट बोलते हैं। ये मैचिंग कंसेप्ट में आपको अभी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आपको टाइप ऑफ अकाउंट डिस्कस करना है। मैचिंग कंसेप्ट दैट वी शैल टेक इन सेपरेट क्लास। अब बताइए क्या ये मैच कर रहा है, क्या एक्सपेंस और उसका जो बेनिफिट हो रहा है। मैंने एक्सपेंस किया 12,000 रुपए, बेनिफिट इस फाइनेंशियल ईयर में 1/2/2020 से लेकर 31/3/2000 तक मुझे बेनिफिट कितने महीने को मिलेगा। और मैंने क्या कर दिया, मैंने 12 महीने का कर दिया। मैंने अपनी बुक्स में 12 महीने का जो एक्सपेंस है मैंने डेबिट कर दिया। बताइए 10, क्या मुझे आपको नहीं लगता कि इसमें 2 महीने का तो होना चाहिए इसी साल के अंदर, और बाकी के जो 10 महीने हैं वो नेक्स्ट ईयर जानी चाहिए। ठीक, अगर समझते हैं ठीक बात है, क्योंकि देखिए हमने क्या करना है, यू हैव टू कंपेयर द कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, कॉस्ट वर्सेस रेवेन्यू इन दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। अब इसमें क्या एंट्री हो जाएगी, क्योंकि मुझे क्या करना है, सिर्फ 2 महीने का जो खर्चा है वही मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। देखिए मैं एक्सपेंस को डेबिट हम कितना कर रहे हैं, यहां मैंने डेबिट कर दिया 12,000। क्या ये करेक्ट है? आपने खुद ही एडमिट किया कि इसको हमने 12,000 का खर्चा डालना जो है इसमें करेक्ट नहीं है। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 2,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000 टू कैश 12,000। ये तो है जो आपकी जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन आपने क्या पास कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, रॉन्ग एंट्री। ठीक है, आपने क्या कर दिया, इंश्योरेंस को डेबिट कर दिया 12,000 से। अब बताइए मुझे इसको अगर ठीक करना हो तो क्या करना पड़ेगा। नहीं, रिवर्स तो करना पड़ेगा, लेकिन इसका एक और तरीका भी है कि मेरा एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। बताइए क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 10,000 टू इंश्योरेंस अकाउंट। मान लीजिए मैं अपनी बुक्स में ये करेक्ट एंट्री पास नहीं करता, इसको छोड़ दीजिए। आप बताइए, क्योंकि मैंने बुक्स में एंट्री तो ये पास कर दी है। बताइए क्या ये सही एंट्री पास करना है। मैंने 2 एंट्री पास कर दी, क्या इसका इंपैक्ट सही आ रहा है। इंश्योरेंस मैंने डेबिट किया था 12,000 से, उसको 10,000 से मैंने क्रेडिट कर दिया, तो मेरा इंश्योरेंस एक्सपेंस में कितना अमाउंट आएगा, 2,000 रुपए का।
और प्रीपेड इंश्योरेंस को मुझे डेबिट करना था 10,000 से, वो मैंने कर दिया। कैश आपका 12,000 जाना था, ओके कैश 12,000 रुपये गया हुआ, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने क्या कर दिया कि अपने सभी एस्पेक्ट को बिल्कुल ठीक मैनेज कर दिया। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, मेरा एक्सपेंस जो है क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो एक्सपेंस को मैं डेबिट भी कर सकता हूं और एक्सपेंस को मैं क्रेडिट भी कर सकता हूं। और किसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, बताइए, और किसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है क्या? यस, क्या मैं फिर से एक्सपेंस को मैं क्रेडिट कर सकता हूं? कोई ऐसी सिचुएशन जहां देखिए मैंने कहा कि एक्सपेंस मुझे बढ़ता है तो मुझे डेबिट करना है, बताइए मैं इन एक्सपेंस को मैं क्रेडिट कैसे करूंगा? कोई और सिचुएशन आपके माइंड में आती हो? नहीं आती, कोई बात। दो तरीके हैं ना, या तो आप उस एंट्री को वही जाकर उसका हेड चेंज कर दिए कंप्यूटर में, या फिर अगर आप मान लीजिए मैनुअल मेंटेन करते तो आप क्या करेंगे? नहीं, इसको रब नहीं करेंगे, इसको यू शैल हैव टू पास ए सेपरेट जर्नल एंट्री जिससे उसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाए। देखिए ये सब बातें आपको नॉलेज में होनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अबाउट द एक्सपेंस अकाउंट कि बढ़ रहा है तो डेबिट और घट रहा है तो क्रेडिट, लेकिन ये कैसे घट रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए एंट्री थी सेल्स प्रमोशन की, लेट से आपने खर्च किया 15,000 रुपये, ठीक है, और आपने क्या कर दिया, उसको आपने डाल दिया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंदर। ठीक है, अब देखिए प्रिंटिंग स्टेशनरी में आपने बाय मिस्टेक इसको, भाई मैंने तो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, सेल्स को प्रमोट करने के लिए मैंने डायरी बांटी है, आपने डाल दिया इसको प्रिंटिंग स्टेशनरी में। आपका इससे फर्क क्या पड़ने वाला है? यस बताएंगे, कुछ फर्क पड़ने वाला है इससे? अगर मैंने मिस्टेक कर दी तो भी तो डेबिट तो रहेगा ही रहेगा, एक्सपेंस तो दोनों केस में डेबिट होगा। सिर्फ ये है कि आपको जिस नेचर का जो एक्सपेंस था वो, देखिए इसके बारे में हम अलग कंसिडरेशन, एक क्लास सेपरेट क्लास होगी कि अपने प्रॉफिट लॉस में अपने एक्सपेंसेस को कैसे इसको, यू हैव टू पुट द एक्सपेंडिचर इन पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट, उसके लिए क्या क्या कंसिडरेशन होती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया है, व्हाट मिस्टेक आई हैव कमिटेड, था वो सेल्स प्रमोशन मैंने डाल दिया प्रिंटिंग स्टेशनरी में, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट करूंगा क्रेडिट करूंगा? यस बताइए, क्रेडिट करूंगा। सेल्स प्रमोशन आपका खर्चा था, आपने डाल दिया प्रिंटिंग स्टेशनरी के अंदर, तो सेल्स प्रमोशन में डेबिट करूंगा और प्रिंटिंग स्टेशनरी को मैं क्रेडिट करूंगा। इन दिस मैनर जो है मेरे एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट भी हो सकते हैं, ठीक है। ये समराइज कीजिएगा, बताइए किस केस में मुझे डेबिट करना है और किस केस में मुझे क्रेडिट करना है? एक तो फॉलो कर रहे हैं डिसीजन अबाउट कैश सिस्टम अकाउंटिंग वर्सेस एक्सेल सिस्टम अकाउंटिंग। कल तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता तब तक अपने एक्सपेंस का जो नेचर है, मैंने आपको बताया ना एग्जांपल से आपको क्लैरिफाई कर दिया कि एक एक्सपेंस का
कि मेरे प्रॉफिट लॉस पे और मेरी जो टैक्स लायबिलिटी आती है उस पर कितना फर्क पड़ता है। पहले तो आपको डिसीजन है ना कि आपने कैश सिस्टम फॉलो करना है या एक्रूअल सिस्टम फॉलो करना है। दूसरा डिसीजन बताइए, आपने यू टू टेक डिसीजन अबाउट दी यस मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, यानी कि आपने जब अपने एक्सपेंस डालना है किसी बुक्स में अकाउंट के अंदर तो यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन मैचिंग एसेट। थर्ड, आपने रॉन्ग हेड एंट्री जो है एंट्री रेक्टिफिकेशन। और बताइए, अदर देन these three points, what are the other consideration? ठीक है ना, अपने एक्सपेंस में आपने डाल दिया तो ये आपकी जो है एक्सपेंस को डालते हुए कंसिडरेशन आपके पास होनी चाहिए कि आपने इसको कैसे इसको कंसिडर करना है। अगर आप कैश और इकोसिस्टम का ख्याल नहीं करेंगे तो आपके एक्सपेंस की जो अमाउंट है वो गलत आएगा बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू का आप ख्याल नहीं करेंगे तो भी आपका जो अमाउंट है वो गलत आएगा। अगर मैं किसी गलत एंट्री में हेड में एंट्री पास करता हूँ तो उससे क्या होगा कि मेरे जो अपने जो प्रॉपर अकाउंटिंग पोजीशन है, हालांकि एक्सपेंस में टोटल फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपका जो इंडिविजुअल आइटम है जो आपके एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करना चाहिए वो आपका रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग एक्सपेंस को जब कंपेयर करने बैठेंगे फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर तो देयर शैल बी डिफरेंसेस। तो वी हैव टू रेक्टिफाई द रॉन्ग हेड एंट्री एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू क्रेडिट द एक्सपेंस। ठीक है, ये आपका एक्सपेंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी ये क्लियर। नेक्स्ट अकाउंट देगा, नोट कर लिया आपने? बताइए नहीं, नेक्स्ट आपका एसेट अकाउंट। देखिए एक ही तरीके से हम चलेंगे, पहले मैंने एक्सपेंस को हमने करना है, फिर एसेट्स, फिर कैपिटल लायबिलिटी इनकम, दोनों में से कोई भी हेड ले सकते। तो बताइए, एसेट्स अकाउंट बढ़ता तो डेबिट, मेरी बुक्स में एसेट्स कब बढ़ेगी? यस, हाउ वुड, यस, अगर आप एसेट को परचेज करते हैं। और बताइए, यस, इंप्रूवमेंट प्लस एक्सटेंशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, आपके पास बिल्डिंग थी उसमें 3 फ्लोर थे, आपने एक फ्लोर और डाल दिया, ठीक है, तो ये आपका एक्सटेंशन ऑफ एसेट हो जाएगा। आपने उसके अंदर कोई आपने इंटीरियर चेंज कर दिया, यू हैव इनकर्ड ए ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो आपका इंप्रूवमेंट ऑफ एसेट हो जाएगा। और बताइए, यस, बताइए मेरे कैसे एसेट बढ़ेगी? गिफ्ट, क्या एंट्री पास करूंगा? आप गलत समझ रहे हैं, जब गिफ्ट आएगा किस, मान लीजिए आपको, नहीं नहीं नहीं, आपके पेरेंट्स ने आपको कंप्यूटर गिफ्ट कर दिया, तो कंप्यूटर क्या है? एसेट है। आप अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेंगे? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, जो उसकी वैल्यू है टू कैपिटल। और बताइए, ये सबका कैसे इसमें होगा? एसेट आपकी कैसे बढ़ेगी? बताइए, हाउ वुड यू डू इंक्रीज योर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड हैज टू बी डेबिटेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स? बताइए उसके लिए वो कैसे बढ़ सकती है? ठीक है,
एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कैसे? मान लीजिए आपका डेट ऑफ एग्रीमेंट था 1/2/2020 एंड डेट ऑफ पेमेंट है ये होगा आपका इंपोर्ट ऑफ एसेट्स। आपका डेट ऑफ एग्रीमेंट था 1/2/2020 और आपका डेट ऑफ पेमेंट आपका 1/5/2020। तो इस बीच में जो फ्लक्चुएशन हुई एक्सचेंज फ्लक्चुएशन दैट शैल बी एडेड टू दी कॉस्ट ऑफ माई एसेट्स। ठीक है, और बताइए कैसे आपकी जो एसेट की कॉस्ट है बढ़ सकती है? बताइए। सब्सिडी से आपकी एसेट्स की कॉस्ट डाउन हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि सब्सिडी से आप क्या कर रहे हैं, यू आर रिसीविंग योर अमाउंट एनी फ्रॉम एनी एजेंसी, तो उससे आपकी जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है वो कम होती, बढ़ती नहीं है। और बताइए कोई पॉइंट नोट कीजिएगा। इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, फैब्रिकेशन, देखिए आप कोई मशीनरी, हैवी मशीनरी आप लेके आते हैं, अगर उसको बाहर से ला रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन एंड ऑल दोज एक्सपेंडिचर व्हिच हैव बीन इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द एसेट्स टू द प्रीमाइसेस, इरेक्शन में उसको स्टैंड कर दें। देखिए आपकी जो मशीन है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मारुति की जो इंसुलरी यूनिट है, एक उनकी इंसुलरी यूनिट है दैट क्रिएट, जो आपकी गाड़ी के और आगे के पीछे आगे बम्पर लगते हैं, ठीक, जो बम्पर को जो मैन्युफैक्चर बनाने के लिए जो मशीन होती है दैट में बी अराउंड, ये सोलिए कम से कम 50 मीटर मशीन की लेंथ। अब इतनी बड़ी हैवी मशीनरी है, उसको जब आप इंस्टॉल करेंगे तो क्या वो ऐसे आगे खड़ी हो जाएगी? यू हैव टू बिल्ड ए बेस, आप उसको बेस तैयार करना पड़ेगा, स्टैंड बनाना पड़ेगा, इरेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपके पिलर्स हैं, वो क्या करते हैं, अगर आप कोई ब्रिज देखें तो उसके जो नीचे जो पिलर्स बन रहे हैं, मेट्रो नीचे जो पिलर्स बन रहे हैं, वो क्या चीज है, पिलर स्टैंड किए वो ना। तो पिलर स्टैंड करने को, ये देखिए अगर मैं ये काम कर रहा हूं, क्या इन सब एक्टिविटी के बिना, इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, फैब्रिकेशन, फाउंडेशन, इनके बिना क्या मेरा पिलर स्टैंड हो सकते? तो दैट इज माई एक्सपेंसेस which has been incurred for bringing the assets into account। और बताइए, यस, इसके अलावा expenses incurred for bringing the assets to the मैं अपने डॉग चार्जेस पे करता हूं, वेयर हाउसिंग चार्जेस पे करता हूं, मैं डेमरेज पे करता हूं,
ये देखिए नोट कीजिएगा, expenses incurred for bringing the assets to the factory premises, dock charges, warehousing charges, demurrage, transportation expenses, octroi and toll tax जो भी मैं पे करता हूँ, वो सारे देखिए अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो ये सारे एक्सपेंस मुझे करने पड़ते हैं, ठीक है। बिना एक्सपेंसेस को किए हुए जो है मेरा जो है एसेट्स मेरे प्रीमाइसेस अगर नहीं पहुंचती तो उसको लाने के लिए जो भी मैं खर्चे करता हूँ, दैट शैल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ माई एसेट्स। यस, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। बिना उसके बताइए आपकी मशीन नहीं, जब तक आपकी मशीनरी आपकी फैक्ट्री प्रीमाइसेस तक नहीं पहुंच रही तब तक आपकी जो भी खर्चे होंगे दैट शैल बी कैपिटलाइज, ठीक है ना। ये आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज एन ऑब्जर्वेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इनकम कंपटीशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये सारी चीजें वहां दी हुई है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा आपको मैं, ठीक है। तो देखिए मेरा एसेट्स जो मेरी वैल्यू बढ़ रही है वो डेबिट जो मैं कर रहा हूं, मुझे उसमें किस चीज को ये सब कम करना है, नोट कर लिया आपने। नंबर आप देख लीजिए, नंबर में याद नहीं कौन सा था। ये आप जो प्रोफेशनल चार्जेस पे करते हैं, प्रोफेशनल चार्जेस टू इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट फॉर दी installation of machinery, that shall be added to my shall be added to the cost of assets, ठीक है ना, इससे उसको हम डेबिट कर देंगे। और बताइए किस किस तरह से उसको हम डेबिट करेंगे। होपफुली आपके सामने पिक्चर काफी क्लियर हो गई होगी। लेबर एक्सपेंसेस पेड, बिफोर दी लेबर एक्सपेंसेस पेड बिफोर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इंक्लूडिंग ट्रायल रन एक्सपेंसेस, यानी कि जब तक आपका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता तब तक आपने जो उसकी जो लेबर चार्जेस हैं, आपके जो ट्रायल रन की जो एक्सपेंसेस हैं, दैट यू हैव टू डेबिट दी इनटू द कॉस्ट ऑफ एसेट्स। आप समझ रहे हैं, एसेट्स का जब मैं डेबिट कर रहा हूं तो क्या ये पॉइंट आप समझते हैं कि ये पॉइंट मेरी नॉलेज में नहीं होनी चाहिए? ये सारे रेलेवेंट पॉइंट है विच यू मस्ट नो दैट हाउ वी कैन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ माई एसेट्स। जब मैं कहता हूँ डेबिट मुझे एसेट्स को इंक्रीज करना है तो एसेट को इंक्रीज इन सभी खर्चों से भी करना है मुझे। और बताइए ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर एक्वायरिंग द एसेट्स
बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन। दो सिचुएशन हो सकती है कि इंटरेस्ट मैंने पे किया बिफोर द कमेंसमेंट, एंड सेकंड सिचुएशन इज यस, interest expenses paid after the अगर मैंने इंटरेस्ट पे किया आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन किसी मशीन को लोन लेने के लिए, तो दैट शैल बी चार्ज टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अगर मैंने बिफोर किया है एक्सपेंसेस को, यस आफ्टर दी, उसके बाद आपके रेवेन्यू में चार्ज होंगे, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर एक्वायरिंग द एसेट्स, यस आपका पॉइंट बिल्कुल सही था कि अगर हम इंटरेस्ट पे करते हैं फॉर टेकन फॉर लोन एक्वायरिंग द लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, दैट शैल बी डेबिटेड टू माय कॉस्ट ऑफ एसेट्स। उससे मेरी जो कॉस्ट ऑफ एसेट हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी, उसको मुझे चार्ज प्रॉफिट लॉस से चार्ज नहीं करना। रीजन बता सकते क्यों? ठीक है, चार्ज नहीं करना, ओके, क्यों हमने कॉस्ट में ऐड कर दिया? भाई देखिए यहां पर देखिए मेरा क्या है, कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। जब स्टार्ट ही नहीं हुआ तो क्या मैं अपना प्रॉफिट लॉस बना सकता हूँ? ठीक है, तो मुझे उसको, जब मुझे प्रॉफिट लॉस मेरी एक्टिविटी स्टार्ट ही नहीं हुई, तो हाउ कैन आई मेक माई प्रॉफिट लॉस अकाउंट? बट इन दिस प्रोसेस ऑल माई एक्टिविटीज हैज बीन स्टार्टेड। ठीक है, तो ये जो देखिए ये एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स हैं आपके, जब हम एसेट की हम बात करें कि डेबिट होगा, डेबिट इंक्रीज होगा, तो यू मस्ट नो दैट फ्रॉम विच कॉस्ट वी हैव टू डेबिट द कॉस्ट ऑफ एसेट्स। जब तक आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि आप एसेट्स को डेबिट कर पाएंगे, आपको ये पता नहीं है कि जब मैंने इंटरेस्ट पे किया है लोन के ऊपर, वो मुझे कॉस्ट में ऐड करना है कि नहीं करना। मैं क्या करूंगा, गलती से इसको रेवेन्यू चार्ज कर दूंगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सीधी बात ये है कि नोट कर लिया आपने कि जब मुझे अपने को इसको डेबिट का क्रेडिट करना है मुझे, तो इसके अंदर मुझे किस चीज का ख्याल करना है? एक प्रिंसिपल फॉलो करना है, दैट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं। तो दैट वी शैल डिस्कस थॉरली इन इन ए सेपरेट क्लास। इसको हम आज की क्लास में डिस्कस ही कर सकते हैं, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि हमें एसेट में कौन सी कॉस्ट को हमने डेबिट करना है, ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स आपको लिखवा दी। अभी बताइए, देखिए जैसे आपकी कंसिडरेशन होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की कि मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। एक आपको मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं कि मेरी अगर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है तो उस एक्सपेंस को मुझे कैपिटलाइज कर देना है। ठीक है, तो दीज आर सेपरेट कंसिडरेशन through which I can take my decision whether it has to be capitalized, particular expense has to be capitalized, or particular expense has to be charged to revenue account. तो वो उसको हम बाद में स्टडी करेंगे, राइट नाउ नॉट डिस्कसिंग। ठीक है, मैं आपको मेरी कॉस्ट बढ़ती है तो मुझे एसेट डेबिट कर देना है। पता है मेरी कॉस्ट कम कैसे हो सकती है? एसेट को अकाउंट को मैं क्रेडिट कैसे करूंगा? देखिए जैसा सबने एक बहुत बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट, डेप्रिसिएशन। आई थिंक दैट पॉइंट शुड हैव कम, ये पॉइंट आपकी तरफ से आना चाहिए था। और बताइए, आपने कहा सेल ऑफ एसेट्स,
जब सेल ऑफ एसेट करूंगा तो बैंक किया कैश अकाउंट डेबिट, टू एसेट अकाउंट, एसेट्स को मैं क्रेडिट करूंगा। और बताइए, जैसे आपने गिफ्ट लिया था, आपने एसेट्स को डेबिट किया था, वैसे अगर आप किसी को एसेट गिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स इन केस ऑफ गिफ्ट ट्रांजेक्शंस। ठीक है। और बताइए, आपने एसेट को बेचा नहीं, लेकिन एसेट आपकी डिस्ट्रॉय होगी, एसेट अगर आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, आप इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करते हैं, अमाउंट आपका ड्यू होता है, क्लेम आपका ओके होता है, तो आप क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एसेट। ठीक है। और बताइए, is there any way by which my asset account can be credited? आपने गलत साइड में डाल दी, एंट्री ऑफ एसेट्स इनटू रॉन्ग हेड। बताइए इससे क्या फर्क पड़ने वाला? अगर मैं किसी एसेट को गलत हेड में डाल देता हूँ, एसेट कोई और होती है और उसको मैं किसी और एसेट में डाल देता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? गलत हेड में अगर मैंने डाल दिया तो उसमें जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन एसेट्स है वो मिस्टेक हो सकता है। जैसे कोई आइटम मेरी प्लांट एंड मशीनरी का है, लेकिन मैंने उसको फर्नीचर फिटिंग में डाल दिया, ठीक, एंड फिटिंग में डाल दिया, वहां आपका रेट है, प्लांट पे आपका है 15%, तो यहां पर आपका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो डिफरेंट है। तो इस केस में आपका क्या हो सकता है कि अगर आपने गलत हेड में आपने डाल दिया, उसको आपने गलत आइडेंटिफाई कर लिया, आपने एसेट को तो आइडेंटिफाई कर लिया बट इन ए रॉन्ग हेड, तो क्या होगा, यहां पर मेरा जो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो आपने गलत चार्ज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लेट्स से आई हैव टेकन एसेट्स ऑफ ₹2 लाख, ठीक है, चार्ज होना चाहिए सर 20% डेप्रिसिएशन, 10% के हिसाब से 20,000 होना चाहिए सर 30,000, और आपने चार्ज किया 20,000, तो यहाँ पर आपका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है डिफरेंट आ जाएगा। एंट्री क्या करनी पड़ेगी आपको, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर फिटिंग। ठीक है, रॉन्ग हैंड में आपकी जो एंट्री थी उसको आपने रिवर्स कर दिया, एंट्री को आपने करेक्ट कर दिया, एंड देन आपकी जो एसेट है इससे वो क्रेडिट हो। ठीक है, yes, now we are getting it summarized। एसेट्स अकाउंट मेरा जो डेबिट है वो कैसे होता है, आपने कहा परचेज से, गिफ्ट से, और बताते हैं, जस्ट मेक इट समराइज, गिफ्ट हो गया, इंक्रीज की बात करूँ मैं, परचेज से मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा, यस आपका जगह, देखिए आपको पॉइंट में इसलिए लिखा रहा हूँ कि आपको समराइज में सब चीजें याद हो जाए। इंटरेस्ट टेकन फॉर लोन
before commencement of देखिए क्यों आपको नोट करा समराइज मैनर में, क्योंकि आपने इन पॉइंट्स को यूज करना है। यूज करने के लिए जरूरत होती है कि आपको जो सारे पॉइंट्स हैं दैट मस्ट बी इन योर मेमोरी एट ए इंस्टेंस, आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। जब तक आपका नॉलेज आपकी ऐसी नहीं होगी, नॉलेज अपनी ऐसी है जो आपने पढ़ तो रखा है लेकिन आपको अप्लाई करते हुए याद नहीं आ रहा, तो उसको आप काम ही नहीं कर पाएंगे। एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, आपके all expenses incurred before before reaching, before coming into assets of into ठीक है। और क्या पॉइंट थे इसमें? वी हैव कवर्ड 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट लिखा है मैंने आपको। तो यू मस्ट हैव ऑल दिस पॉइंट्स एट ए इंस्टेंस, ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि जब मैं एसेट्स की बात करता हूँ तो मुझे उसको कैसे डेबिट करना है। ठीक, इसके अलावा भी कई कंसिडरेशन है, जैसे मैंने बताया कि हम कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम समझेंगे, ये एडिशन और एक्सटेंशन ऑफ एसेट्स, और वो आपको एलिजिबल हो गई। ऑल एक्सपेंसेस which may lead to earning capacity of business। ये 10 पॉइंट मैंने आपको नोट करा दिए, जिससे आपको पता लगा कि इसको मुझे एसेट्स में ही क्लासिफाई करना है। और जब मैं बात करता हूँ कि इंक्रीज, तो मुझे सारे पॉइंट ये याद होने चाहिए। ठीक, डिक्रीज के पॉइंट बिल्कुल सिंपल थे, उसमें कुछ ज्यादा सा था नहीं। यस, एसेट डिस्ट्रॉय। ठीक, तो इनसे अपने इन सब चीजों से अपने अपने एसेट अकाउंट को अपने क्रेडिट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि मुझे एसेट्स को डेबिट कैसे करना है और मुझे अपनी एसेट्स को क्रेडिट कैसे करना है। क्योंकि आपको मैं सिंपली बताता तो आपको शायद ये मीनिंग आपको एक्सप्लेन होगा, इसलिए आई हैव कवर्ड दीस पॉइंट्स इन डेप्थ। हालांकि इसको हम फर्दर भी डेवलप करते रहेंगे। और आपको हमने सिर्फ लिस्ट दी है उन पॉइंट्स की जिनसे मेरे एसेट्स में इंक्रीमेंट होता है। माय थर्ड अकाउंट इज माय लायबिलिटीज। बताइए लायबिलिटी किसको कहता हूँ? लायबिलिटीज एग्जैक्टली क्या चीज है? दिस अमाउंट ओड टू अदर पर्सन।
ऑन अकाउंट ऑफ, बताइए किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है मुझे पता होनी चाहिए कि मैं किस वजह से अमाउंट जो है औरों को पे करना होता है मुझे। सेल रिटर्न करूंगा तो मुझे अमाउंट औरों को देना है। चलिए वो पॉइंट भी आपको डिस्कस करते हैं। फोर, मैं एसेट परचेज करता हूँ, मैं गुड्स परचेज करता हूँ, मैं सर्विसेज लेता हूँ, मैं कोई एक्सपेंस इनकर्ड करता हूँ, ठीक है, मैं कोई लोन लेता हूँ, इन सभी केसेस में क्या होगा, मेरी जो लायबिलिटीज हैं बढ़ जाएगी, ठीक है। और बताइए मेरी लायबिलिटी किस वजह से बढ़ सकती है। 5.7 ऑलरेडी कवर्ड, यस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, गवर्नमेंट ड्यूज, ये जरूरी कि आपको जीएसटी के भी हो सकते हैं, वो आपके ईएसआई, ईपीएफ, ग्रेजुटी, बोनस, ये जो भी आपकी स्टैच्यूटरी लायबिलिटीज है उन सब के रिलेटेड भी आपके हो सकते हैं। नोट कर लीजिए अगर आपने नोट नहीं है। जीएसटी, इनकम टैक्स की लायबिलिटी बताइए कहाँ जाएगी, कैपिटल में जाएगी ना। तो उसका जब इनकम टैक्स इज ए पर्सनल, जीएसटी, ईएसआई में इसको नोट कर लीजिए अगर आपने ढंग से नोट नहीं किया, उसको यहाँ लिख देता हूँ, ईएसआई, ईपीएफ, बोनस, ग्रेजुटी, तो दीज आर पार्ट ऑफ माई ड्यूटीज टैक्सेस, दीज आर दी, मुझे क्या करना होता है, मुझे सभी लॉ को कंप्लाइंसेस के मुझे फॉलो करना होता है, ठीक है। तो आई हैव टू पुट एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ दीज स्टैच्यूटरी लायबिलिटीज। इसको बेसिकली आप बोल सकते हैं, सभी को बोल सकते हैं स्टैच्यूटरी लायबिलिटीज। Although income tax is also a statutory liability, but it is supposed not to be charged from revenue expenditure. आपको इसको revenue expenditure की तरह चार्ज नहीं करना है. These can be charged to revenue expense also. ठीक है. और बताइए, ये बताइएगा मुझे लायबिलिटीज को है कैसे पे करना है और क्या क्या चीज जो है उनसे मेरी लायबिलिटीज बढ़ती है. यस, नोट कर लिया आपने सारे. मैं आपको लायबिलिटी का आपको एग्जांपल दे रहा हूं दैट यू कैन क्लैरिफाई योर कांसेप्ट्स. ठीक है. इंडिया टुडे ग्रुप आपको एक ऑफर देता है कि उनकी जो मैगजीन्स हैं
उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। वैसे जो उनका पर इशू का रेट है, इस फॉर एग्जाम्पल नॉट फॉर वो लेट्स से 250 है, लेकिन अगर आप 3 साल की आप सब्सक्रिप्शन आप देते हैं तो दे गिव यू 20% डिस्काउंट, और आपका जो मैगजीन है वो है 200 रुपये पर इशू। ठीक है, आपने क्या किया कि 3 साल की जो सब्सक्रिप्शन है आपने इकट्ठे एक साथ दे दी। अब बताइएगा कि मुझे कितना अमाउंट रिसीव होगा। आपने क्या किया कि यू हैव गिवन ठीक है, आपकी जो नॉर्मल कॉस्ट आनी थी इसकी वो आनी थी 250 रुपये के हिसाब से, ये आ रही थी 9,000 रुपये, लेकिन आपने सब्सक्राइब इकट्ठे कर दिए तो यू आर गेटिंग ए सेविंग ऑफ 20%, तो आपको वो 1,800 रुपये की आपको सेविंग हो रही है। इसलिए आपने इसको ये समझा कि मेरा अच्छा ऑफर है तो इसको मैंने सब्सक्राइब कर दिया फॉर 3 ईयर। ठीक, अब देखिए मेरे पास पैसा कितना है, ठीक है, जो पैसा ऑन अकाउंट ऑफ आई हैव रिसीव द मनी ऑन अकाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो ये अमाउंट मैंने रिसीव किया 7200। ये कंपनी की इंडियन टुडे कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री जो हो रही है, क्या ये सही एंट्री, क्या दिक्कत है इसमें? यस, देखिए आपके, फिर मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। आप एक साल के अंदर कितनी मैगजीन आप प्रोड्यूस कर पाएंगे? मैगजीन जो आपकी आप प्रोड्यूस करेंगे वो तो करेंगे 12, एक्सपेंस आप जो करेंगे वो 12 के लिए करेंगे आप, ठीक है ना। और इनकम आपने कितनी ले ली, इनकम आपने कंसिडर कर ली 36 मंथ की, ठीक है। आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 12 मैगजीन वी आर कंपेयरिंग विद इनकम ऑफ 36 मंथ, तो ये गलत फिनोमेना है, क्योंकि आपके जो प्रॉफिट लॉस हम कंप्यूट करेंगे तो दैट विल बी, आपके क्या होगा, आपके प्रॉफिट जो आ रहे हैं वो बढ़ के आएंगे, ठीक है। अब उसको मैंने अगर सब्सक्रिप्शन इनकम में डाल दिए है, मैंने एंट्री पास कर दी कैश अकाउंट डेबिट, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। अब बताइए मिस्टेक तो आपने एडमिट कर लिया कि ऐसे हो गई है, एक्सपेंस होंगे 12 महीने के, और मैंने इनकम बुक कर ली 36 मंथ की, तो मुझे इसको रेक्टिफाई कैसे करना है, मैं सब्सक्रिप्शन को डेबिट कर दूंगा, बताइए कितने से करूंगा, नहीं मैं आपको इसको करूंगा
फिर 7200 में से अगर मैंने रिसीव कर लिया, 4800 में कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा? मेरी करंट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एंड एडवांस। तो देखिए इससे क्या हो रहा है कि मेरी एक लायबिलिटी बढ़ रही है। ठीक, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि मैचिंग कंसेप्ट को अगर हम फॉलो करते हैं प्रॉपरली तो दैट इंक्रीजेस माय लायबिलिटी। Increase of liability and not income। मैंने क्या कर दिया कि जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया था 7200 रुपए से, अब उसको मैंने डेबिट कर दिया 4800 से, तो मेरा 2400 रुपए मेरी इनकम आनी चाहिए थी। कॉस्ट ऑफ 12 इश्यूज, कॉस्ट ऑफ 12 इश्यूज वर्सेस इनकम ऑफ 12 इश्यूज। ठीक है, तो दैट इज नाउ कंपेरेबल। ये मैचिंग कंसेप्ट भी हम बाद में पढ़ेंगे, अब इसको हम डिटेल नहीं कर रहे हैं। सर आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि किस तरह से जो मेरी जो लायबिलिटीज होती है वो क्रेडिट होती है। ठीक है, अब बताइए मेरी जो लायबिलिटीज हैं वो डेबिट कैसे होंगी? यस, बताइए लायबिलिटी कब डेबिट होगी? जब वो पे हो जाएगी। ठीक है, और बताइए ये आपने गलत हेड में लायबिलिटी का अमाउंट पास कर दिया होगा, रॉन्ग हेड ऑफ एंट्री। फॉर रॉन्ग आपने एक लायबिलिटी आपकी किसी और चीज की थी, आपने गलत हेड में इंक्लूड कर लिया, तो उसको आप डेबिट करेंगे प्रॉपर्ली। गलत हेड में जो एंट्री आपने पास कर दी उसको डेबिट कर देंगे, और सही हेड में जो आपने एंट्री जो होनी चाहिए थी उसको क्रेडिट कर देंगे। और बताइए यस, लायबिलिटी आपकी रिड्यूस कैसे होगी? देखिए अभी आपने जो मिस्टेक की थी, आपने क्या कर दिया था कि करंट जो आपकी जो आपने क्या किया, आपने 36 मंथ की जो लायबिलिटी इनकम है उसको एक साथ कंसिडर कर लिया। आपने फर्स्ट ईयर में एंट्री पास कर दी। देखिए आप बिल्कुल क्लैरिफाई कर देता हूं विद एग्जांपल। आपने फर्स्ट ईयर एंट्री पास कर दी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट। इसके नेक्स्ट ईयर में देखिए एंट्री पास करेंगे। यस बताइए, इसमें नेक्स्ट ईयर में आप क्या करेंगे बताइए? ठीक है, आपसे ये आपने फर्स्ट ईयर में रेक्टिफाई कर दिया, इन द नेक्स्ट ईयर आप क्या एंट्री पास करेंगे? मान लीजिए आपने ये 2017 में किया था, 17-18 में, तो 18-19 में आप क्या एंट्री पास करेंगे? अड़तालीस सौ से आपने यहाँ पर आपके पास एडवांस में पैसा पड़ा था 4800 रुपए, आप उसको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे और उसको काउंट कर लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो सब्सक्रिप्शन आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हुई कि नहीं हुई? लायबिलिटी क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है और कन्वर्ट हो रही है इनकम के अंदर।
ठीक है। और होते ही मेरे लायबिलिटी डेबिट कैसे हो सकती है? यस, एनी टेक्निक थ्रू विच आई कैन नो दैट हाउ माई लायबिलिटीज की। भाई आपने लोन लिया था, उसका आपने वापसी कर दी, लोन रीपेमेंट। तो जैसे ही उसको आप लोन को वापसी करेंगे, आपकी जो लायबिलिटीज हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में आपकी जो स्टैंड कर रही है, सिंडिकेटर्स हैं, तो वो आपके सिंडिकेटर को जब पेमेंट कर देंगे तो आपकी लायबिलिटीज कम हो जाएगी। और बताइए कैसी कोई टेक्निक है जिससे और, तो दैट्स व्हाई वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। एक सिंपल सा कंसेप्ट कि अगर आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही है तो हमें क्रेडिट करना है, आपकी लायबिलिटी घट रही है तो आपने उसको डेबिट करना है। ठीक है। रेस्ट ऑफ द टू एंट्रीज, टू टाइप ऑफ अकाउंट्स, जो आपके बाकी जो अकाउंट्स है, कैपिटल एंड इनकम, दैट वी शैल टेक इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है।